आपका ICSE टाटा में। दोस्तों, आपको पता है कि हमारे चैनल पे NCERT का बुक कराया जा रहा है और आपको ये भी पता है कि आपके हर एग्ज़ाम में जो भी एग्ज़ाम अभी वर्तमान में हो रहा है उसे देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है उसमें NCERT का बहुत बड़ा रोल रह रहा है। ठीक है, 90% क्वेश्चन आपको NCERT से पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल पे NCERT का बुक कराया जा रहा है। और हम जो है ऐसे बुक करा रहे हैं कि जैसे लाइन बाई लाइन बुक में दिया गया वैसे पढ़ के आपको बताएंगे। एक बार आप मेरे से पढ़ लीजिए, उसके बाद खुद से पढ़िएगा तो आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और सबसे पहले हम लोगों ने शुरू किया है हिस्ट्री से, ताकि और क्लास 6 से शुरू किए हैं। तो आप पहले हिस्ट्री पढ़िए, उसके बाद और सारे सब्जेक्ट कराया जाएगा। और जो NCERT है, आपको बिहार में BPSC एग्ज़ाम हो या आप बिहार टीचर का एग्ज़ाम हो या सीटेट का एग्ज़ाम हो, स्पेशली सीटेट के लिए तो क्लास 6 से ले करके 8 तक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद और सब एग्ज़ाम का है तो उसमें आपको क्लास 6 से 12 तक NCERT बुक पढ़ना पड़ता है। तो इसी सब को धीरे धीरे हम कराएंगे, कंप्लीट करेंगे। अभी हमारा क्लास 6 का ही बुक चल रहा है जिसमें कि चैप्टर 6 तक कंप्लीट हो चुका है चैनल पे, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और आज हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर 7 है और राज्य से साम्राज्य तक के बारे में दिया गया है। देखिए, इसमें दिया गया है कि हम लोग अक्सर देखते हैं कि हमारे पैसे पे क्या होता है, शेर का चित्र मिलता है। ठीक है, आखिर ये शेर का चित्र कहाँ से आया? तो इन शेर का चित्र का जो है एक लंबा इतिहास रहा है। इन्हें क्या किया गया, पत्थर पे काट करके बनाया गया। जो आप शेर के चित्र को देखते हैं, इसे पत्थर को काट करके बनाया गया है। और हम जो देखते हैं उसमें मात्र हमें 3 शेर का फेस दिखाई देता है। एक शेर का जो फेस है पीछे छुपा हुआ है, जो सामने वाले शेर हैं इनके पीछे छुपा हुआ है। तो इसमें चार शेर का क्या है, फेस लगाया गया है। और यह जो अशोक स्तंभ है जिस पे शेर का चित्र है, अशोक के द्वारा बनाया गया, सम्राट अशोक थे उनके द्वारा बनाया गया है, उनके निर्देश पे। और ऐसे ऐसे बहुत सारे जो स्तंभ हैं और जिनको पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए, यानी बहुत सारे स्तंभ का निर्माण किया गया है, ऐसे ही जैसे सारनाथ में आपको मिलता है। तो जो अशोक स्तंभ शेर के चित्र वाला, शेर के मुख वाला मिलता है, कहाँ पे मिलता है? तो वो सारनाथ में मिलता है। तो ऐसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि कहाँ पे मिला है शेरों वाला स्तंभ शीर्ष, तो आपको मिला है सारनाथ में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता था। तो अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते हैं उसकी स्थापना किसने की थी? तो उनके दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य, इनके द्वारा किया गया था 2300 साल पहले। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक थे घानानंद, उनको हरा करके नंद मौर्य वंश की स्थापना की। और इनकी सहायता किसने की थी? तो चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, इनके द्वारा सहायता किया गया, जिसके बाद ये राजा बने और मौर्य वंश की स्थापना की थी। चाणक्य की एक पुस्तक भी हमें देखने को मिलता है, अर्थशास्त्र। इसका नाम तो अर्थशास्त्र है, लेकिन ये इकोनॉमिक्स से संबंधित न होकर के आपको पॉलिटी, राजनीति शास्त्र से संबंधित है। तो बताया जा रहा है कि जो अशोक का मौर्य वंश था, वह उस साम्राज्य में क्या था, में बहुत सारे नगर थे। ठीक है, और इन सारे नगर की राजधानी भी हुआ करती थी, जिसमें से एक पाटलिपुत्र जो राजधानी थी, यह मुख्य राजधानी थी, तथा उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर जो थे वो क्या थे, इसकी अन्य 2 राजधानी हुआ करती थी। तो तक्षशिला से आपको उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया का नियंत्रण किया जाता था। वहीं आप उज्जैन को देखेंगे तो इसे दक्षिण भारत का जो भी क्षेत्र आता था, उस मार्ग से जाने वाले जो क्षेत्र थे उन पर नियंत्रण किया जाता था उज्जैन से। और ऐसा माना जाता है कि जो नगर था, जैसे आपको पाटलिपुत्र हो गया, तक्षशिला हो गया, उज्जैन हो गया, या और भी बहुत सारे नगर हैं, उनमें ऐसा माना जाता है कि उसमें व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते होंगे या रहते थे। साम्राज्य के बहुत से बड़े क्षेत्रों में किसान और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। इन साम्राज्य का जो बहुत बड़ा क्षेत्र था उसमें क्या था, साम्राज्य का जो बहुत बड़ा क्षेत्र था उस पर आपको किसान और पशुपालक के गांव बसे हुए थे। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है। तो ऐसे समझ सकते हैं किसान और पशुपालक कहाँ पे रहते होंगे, जो मैदानी क्षेत्र होता है उस पे रहते थे। और पाटलिपुत्र वैसा ही क्या है, मैदानी क्षेत्र है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या, बहुत बड़े क्षेत्र में क्या होते थे, किसान और पशुपालक रहते थे। लेकिन और भी क्षेत्र थे, जैसे कि आपको मध्य भारत है, जैसे कि आप अभी पढ़े हैं मध्य भारत का, तो उसमें क्या है कि वैसे उस इलाके में जंगल से भरा हुआ था। और यहाँ के लोग क्या करते थे, देखिए जो
जोग्राफिकल हर कुछ होता है। तो जहाँ पे जंगल होगा वहाँ पे लोग तो खेती उतने अच्छे से कर नहीं पाएंगे, तो वहाँ के लोग जंगल से फल फ्रूट का संग्रह करते थे, फिर से जानवर का शिकार करते थे और ऐसे अपनी जीविका का पालन करते थे, जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों इलाकों में अलग अलग भाषाएँ होती थी, जैसे कि क्षेत्रीय भिन्नता है। आज भी हमारे देश में क्षेत्रीय भिन्नता देखने को मिलती है, भाषाई भिन्नता भी देखने को मिलती है। वैसे भी उस समय भी था कि अलग अलग इलाकों में लोग अलग अलग अपनी भाषा बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार के भोजन भी करते होंगे। तो यहाँ से तो स्पष्ट हो ही जा रहा है कि जो शिकारी थे, जंगल में रहा करते थे, वो शिकार करते थे, फल फ्रूट संग्रह करते थे, और जो मैदानी क्षेत्र में रहते थे वो किसान और पशुपालक होते थे। तो इनके भोजन में अंतर होगा ही। और ये अलग अलग प्रकार के पोशाक भी पहनते थे, जैसे जंगल में रहने वाले लोग अलग पोशाक पहनते होंगे, और जो मैदानी इलाकों में रहने वाले होंगे वो अलग तरीक़ा से वस्त्र पहनते होंगे, क्योंकि जोग्राफिकल हर कुछ होता है। ठीक है, तो वैसे ही दिया गया है। यहाँ पे जो भी आप काले कलर के डॉट देखेंगे, जैसे तक्षशिला हो गया, उज्जैन हो गया, पाटलिपुत्रा हो गया, ये मौर्य साम्राज्य की क्या थी, कुछ नगर हुआ करती थी। जैसे कि यहाँ पे इसका राजधानी आप पढ़ें कि तक्षशिला, पाटलिपुत्रा, क्या बोलते हैं, उज्जैन और तक्षशिला क्या थी, इसकी राजधानी थी मौर्य वंश की। ठीक है, तो फिर देखते हैं कि राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न होता है। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि जो राज्य होता है छोटे क्षेत्रों का होता है और उसमें कोई नियमित सेना नहीं होती है, कोई नियमित अधिकारी नहीं होता है। लेकिन जब बहुत बड़े क्षेत्रों पे अधिकार हो जाता है राजाओं का, तो क्या बन जाता है, धीरे धीरे साम्राज्य बन जाते हैं। और जब साम्राज्य होगा तो इसके लिए क्या होगा, उसकी रक्षा करने के लिए सेना की ज़रूरत होगी, और टैक्स वसूलने के लिए अधिकारी की ज़रूरत होगी। तो इन सब के लिए क्या होता था, उन्हें और जो भी अधिकारी होंगे, सेना होगी, उनको वेतन देना होता था। तो इन सारे के लिए उन्हें कर भी इकट्ठा करना होता था, जिसके लिए अधिकारी की नियुक्ति करनी होती थी। तो ये सब चीज़ से क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा अलग होने लगा। ठीक है, साम्राज्य का प्रशासन कैसे होता था, तो चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, ठीक है, इसलिए इसके अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। कोई भी साम्राज्य अगर बड़ा है तो कुछ कुछ क्षेत्रों में एक तो मुख्य केंद्र इसका होगा, जैसे पाटलिपुत्र में मुख्य केंद्र हुआ करता था, लेकिन इसका अलग अलग क्षेत्र भी था, जहाँ पे छोटे छोटे तरीक़ों से क्या होता था, उसका नियंत्रण किया जाता था। तो इसे ही कह रहा है कि अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था, और जिस तरह का वहाँ पे कल्चर है, जिस तरह का वहाँ पे शासन, वहाँ का जोग्राफिकल है, उसके अनुसार वहाँ पे शासन किया जाता होगा। इसका मतलब जैसे कि अभी हम लोग देखते हैं, जैसे कि हमारा यूनियन टेरेटरी हो गया और स्टेट हो गया, तो इनमें भी तो अंतर होता है ना। स्टेट की अलग रूल होती है, यूनियन टेरेटरी की अलग रूल होती है। रूल तो सबका एक ही होता है, लेकिन थोड़ा सा उसको शासन चलाने की जिम्मेदारी जो होती है थोड़ा सा अलग होता है। वैसे ही उस समय भी हुआ करता था। इसका मतलब क्या होता था कि पाटलिपुत्र उसको आसपास के इलाके जो है उस पर तो सम्राट का सीधा नियंत्रण होता था, क्योंकि वहाँ से सम्राट क्या होते थे, नज़दीक हुआ करते थे। ठीक है, पाटलिपुत्र जो मेन राजधानी होता था। इसका मतलब यह था कि इस इलाके के जो गांव और शहर के किसान होते थे, किसान, पशुपालक, शिल्पकार और व्यापारी से टैक्स इकट्ठा करने के लिए जो राजा होते थे खुद अधिकारी की नियुक्ति करते थे, जो राजा के आदेश का उल्लंघन करते, और ये अधिकारी जो होते थे जाकर के इन लोगों से टैक्स कलेक्ट करते थे। और अगर किसी ने इनके आदेशों का, यानी राजा के आदेशों का उल्लंघन कर दिया तो अधिकारी उनको सज़ा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारी को वेतन भी दिया जाता था। अगर कोई नियमित रूप से रहेगा तो उनको वेतन दिया जाएगा, और मौर्य साम्राज्य में ऐसे ही होने लगा, नियमित रूप से वेतन दिया जाने लगा, तो कई अधिकारी को क्या जाता था, वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक जो होते थे, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, यानी वो खबर लाया करते थे हमेशा राजा के पास, एक जगह से दूसरी जगह घूम करके राजा के जासूस के रूप में भी कार्य करते थे। और राजा के जासूस के रूप में जो अधिकारी होते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे, इन पे भी नियंत्रण रखा जाता था। तो अधिकारियों के कार्यकलाप पर नज़र रखते थे। और इन सारे जो अधिकारी होते थे, जो भी सेना होते थे और गुप्तचर होते थे, इन सब से ऊपर क्या होते थे, एक सम्राट होते थे। ठीक है, और सम्राट क्या करते थे, सॉरी एक मिनट, सम्राट था तो जो क्या करता था, राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्री की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। राज परिवार के सलाह लेता था, और जो भी वरिष्ठ मंत्री होते थे उन सब के सलाह से इन क्षेत्रों पर क्या करता था, नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे प्रांत भी थे, छोटे छोटे प्रांत भी थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी राजधानियों से प्रांतीय राजधानी शासन किया जाता। ये जो तक्षशिला और उज्जैन जो था, ये प्रांतीय राजधानी था। तो इनसे क्या किया जाता था, जो मौर्य साम्राज्य के छोटे छोटे प्रांत थे उन पर नियंत्रण रखा जाता था। जैसे उत्तर पश्चिम से आने वाले क्षेत्र हो गए, मध्य एशिया से आने वाले क्षेत्र हो गए, दक्षिण भारत से जाने वाले क्षेत्र हो गए, जो बीच में पड़ता था ना छोटे छोटे प्रांत, उन पर नियंत्रण रखा करते थे। कौन कौन, तक्षशिला और उज्जैन।
कुछ हद तक तो पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण हो जाता था, लेकिन बहुत सारे नियंत्रण नहीं होता था। तो यहाँ से उन लोग वहाँ से जा कर के उन लोग उसका शासन करते थे और उनका रूल रेगुलेशन अगर चलाते थे। अक्सर क्या होता था कि पाटलिपुत्र से तो इन पर नियंत्रण रहता था, लेकिन राजकुमार को भी उनका राज्यपाल बना करके उस जगह का, उस क्षेत्र का राज्यपाल बना करके वहाँ पे भेजा जाता था। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो भी जिस जगह पे भी ऐसा शासन रहा है, वहाँ पे लोगों ने अपनी स्थानीय परंपरा और नियम को नहीं भूला था। वे उसी नियम को पालन करते थे जो उनका स्थानीय परंपरा के अनुसार था। नेक्स्ट है कि प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। जो भी प्रादेशिक छोटे छोटे क्षेत्र थे उनमें क्या था, विस्तृत प्रादेशिक जो केंद्र होता था उसमें विस्तृत क्षेत्र होता था। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्ग और नदियों से पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। जो प्रादेशिक केंद्र होता था या मौर्य शासक क्या करते थे, या तो वहाँ पर नदी होता था या नहीं तो मार्ग होता था, उन पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, क्योंकि ये जो क्षेत्र था आवागमन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता था। उन्हें जो भी संसाधन चाहिए था या जो भेंट मिलता था उसे इकट्ठा करने के लिए इन नदियों के द्वारा या इन मार्गों के द्वारा ही संभव हो पाता था। इसलिए इन पे क्या किया जाता था, यह जो था राजा के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उदाहरण के लिए आप अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में देखेंगे, उसमें लिखा है कि उत्तर पश्चिम जो है वो कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध था। यानी उस समय मौर्य साम्राज्य को जो अगर कंबल चाहिए तो उत्तर पश्चिम से मिलता था, और सोना जो था दक्षिण भारत में सोना और कीमती पत्थर प्राप्त होता था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते हैं, टैक्स के रूप में इकट्ठा किया जाता था जो भी संसाधन होता था। अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। मैदानी इलाका का तो हो गया, लेकिन जो जंगल वाले क्षेत्र आते थे इनसे तो ज़्यादा अनाज उपज होता नहीं था। इनसे उम्मीद की जाती थी कि वे हाथी, और ये जो जंगल वाले क्षेत्र थे क्षेत्र के लोग जो थे वो काफ़ी स्वतंत्र थे, लेकिन इनसे उम्मीद की जाती थी कि मौर्य पदाधिकारी को हाथी देंगे, लकड़ी देंगे, मध देंगे और मोम जैसी चीज़ें इन्हें उपलब्ध कराएंगे। ठीक है। अशोक एक अनोखा सम्राट कैसे हुआ, तो अशोक जो है मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। ठीक है। वो एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। हाँ, जो भी उनका निर्देश होता था, जो संदेश होता था, कलिंग युद्ध के बाद उनका जब हृदय परिवर्तन हुआ तो बहुत सारे अभिलेख का निर्माण किया और उसमें अपना उपदेश, अपना जो भी निर्देश था उसका वहाँ पे उत्कीर्ण करवाए पत्थर को काट करके, और इसे अक्सर चौक चौराहे पे लगाया जाता था ताकि साधारण लोग भी, आने जाने वाले जो लोग थे उस रास्ते से, उन्हें भी वो पढ़ सके और उसको पालन कर सके। और जो भाषा थी वो स्थानीय क्षेत्र के अनुसार उसमें भाषा थी। तो ऐसे ही कहा जा रहा है कि अशोक के ज़्यादातर जो अभिलेख है उसमें आपको प्राकृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि में मिला है, जिसके कारण जो भी जो भी जनसंख्या था, जो भी प्रतिनिधि थे, जो भी जनता थे, वो क्या करते थे, आराम से उस निर्देश को, उस आदेश को पढ़ सकते थे। यहाँ पर अशोक के कलिंग युद्ध के बारे में दिया गया, जो कि भयानक नरसंहार रहा है। तो कलिंग कहाँ है, तो उड़ीसा का एक तटवर्ती क्षेत्र था जिसका प्राचीन नाम कलिंग है। अशोक ने कलिंग के जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा। इसकी कहानी है कि अशोक जो है इस कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। इतना हत्या हुआ, इतना खून बहा कि उसके बाद इनका हृदय परिवर्तन हो गया। ठीक है। उसके बाद इन्होंने इस युद्ध वितृष्णा होकर के उन्होंने निर्णय लिया कि अब इसके बाद कभी वो हथियार नहीं उठाएंगे और कभी लड़ाई नहीं करेंगे। उसके बाद उन्होंने धर्म का एक प्रचार किया। तो अशोक का धर्म क्या था, अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा, किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। जो अशोक का धर्म होता था उसमें ना किसी देवता की पूजा करनी थी और न कोई कर्मकांड करनी थी। उन्हें लगता था कि जैसे माता पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दे, बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित रहे। ठीक है। अशोक मानते थे कि अशोक के जो धर्म था उसमें किसी देवी देवता की पूजा नहीं थी, ना ही किसी कर्मकांड की जो उल्लेख है वो मिलता है। इसमें उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही अशोक अपना कर्तव्य समझते थे कि उन्हें अपनी प्रजा को एक अच्छी निर्देश देना चाहिए,
बुद्ध के उपदेशों को उनके प्रति उनको बताना चाहिए, और इसे खुद अशोक जो है बुद्ध के उपदेश से प्रेरित हुए थे। ऐसे कई समस्या थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे। अशोक जो थे इनमें अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग थे, ठीक है। और इससे कई टकराव पैदा हो जाता है, इससे कई टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते थे। मैंने ऐसा कहा जाता है कि उस समय क्या था, जानवर की बलि चढ़ाई जाती होगी, दास नौकर के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता होगा, और इनके अलावा जो परिवार और पड़ोसी के बीच जो था झगड़े होते रहेंगे। अशोक ने यह भी महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धम्म महामत नामक अधिकारी की नियुक्ति की जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। इन सारी चीज़ों से बेचैन होकर के अशोक ने क्या किया, उन्होंने महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान करना मेरा कर्तव्य है, और उन्होंने धम्म महामात्र नाम के अधिकारी की नियुक्ति की, ठीक है, जो जगह जगह जाकर के धम्म की शिक्षा दिया करते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने अभिलेख कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए, ठीक है। अशोक जो है अपने संदेश को क्या किए, कई शिला पे और स्तंभ पे क्या किए, खुदवा दिए, और ऐसे जगह पर लगाते थे चौक चौराहे पे, ताकि सामान्य लोग आते जाते रास्ते में भी उसे पढ़ सके आसानी से। और अधिकारी को निर्देश था कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। और फिर अधिकारी को भी उन्होंने निर्देश दिया कि उनका जो भी ज्ञान है, जो भी निर्देश है, उसको लोगों के सामने पढ़ के सुनाए। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र और ग्रीस में दूत भेजे। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इसी कार्य हेतु उन्होंने श्रीलंका भी भेजा था। उन्होंने सड़क बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य और जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। ठीक है, तो चैप्टर ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे अब थोड़ा थोड़ा कुछ बात दिया गया है जो कि एक बॉक्स में दिया गया है, उसे मैं नहीं पढ़ लेती हूँ कि अपनी प्रजा के लिए अशोक का संदेश क्या था। तो लोग विभिन्न अवसरों का अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब बच्चे का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं तब वे तरह तरह का अनुष्ठान करते हैं। ये किसी कर्मकांड के काम नहीं है। जो अशोक ने संदेश दिया था, निर्देश दिया था, वो किसी कर्मकांड के काम नहीं है। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होगी। वे अन्य प्रकार की रीतियाँ हैं। ये है अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, और ब्राह्मणों को तथा श्रमणों को दान देना। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। इसलिए यदि कोई धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान दे रहा है। यह बात सही है कि किसी भी धर्म को नीच नहीं समझना चाहिए और उसकी बुराई नहीं करना चाहिए। सारे धर्म क्या है, समान है, और सबका अपने अपने धर्म के प्रति आस्था उतना ही रहता है। तो किसी के भी मजाक नहीं उड़ाना है, इसमें अशोक का संदेश था। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन में दिए गए हैं जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसे ही कुछ कहानी दिया गया है। तब जब आप खुद से पढ़ेंगे तो उसे भी पढ़ लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ, जो यहाँ पे जो ऑनलाइन और जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसे ज़रूर बना लिया करेंगे। इससे आपका कंसेप्ट और क्लियर होता है।